जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार पॉलिटी को देखते हुए आ रहे हैं। प्र, पहला दिन हम लोग प्रस्तावना पढ़े। प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना के बाद हम लोग भाग 1 में हम लोग बात किए, भाग 1 पढ़े, फिर भाग 2 पढ़े। आज भाग कितना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? भाग 3। भाग 1 में राज्यों के संघ के बारे में बात किए, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किए, और भाग 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ला है? भाग 3 में आर्टिकल जो आपको देखने के लिए मिलता है वो 12 से लेकर 35 तक है, 12 से 35 तक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है मौलिक अधिकार। राइट्स है क्या? फंडामेंटल राइट्स में राइट्स क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार बोलता है कि आपका वैधानिक दावा ही आपको क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। आपका वैधानिक संवैधानिक दावा ही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करेंगे। देखते हैं हम लोग राइट्स के बारे में समझते हैं। राइट्स, प्राकृतिक राइट्स, मानवाधिकार राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और कानूनी राइट। ये कानूनी राइट्स मतलब कानूनी अधिकार। तो क्या है इस सब के बारे में हम लोग बारे बारे समझेंगे। जैसे प्राकृतिक अधिकार क्या है आपके पास, नेचुरल राइट्स क्या है तो समझेंगे। नेचुरल राइट्स के किसे बोलते हैं? यह मानव और पशु दोनों को प्राप्त है। सही बात है। आपका जो प्राकृतिक पर जो अधिकार है, जैसे पानी है तो पानी के लिए दोनों को जरूरी है। मानव के भी उतने अधिकार है, पशु के भी उतने अधिकार है, और बहुत सारे कुछ इसे लेते हैं जिसमें दोनों को बराबर बराबर अधिकार है। ठीक है। यह प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सही बात है। प्राकृतिक जो अधिकार है प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को कहा जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे बोलने का अधिकार आपको मानव का भी है और पशु को भी है। सुनने का अधिकार मानव को भी है और पशु को भी है। देखने का अधिकार मानव को भी है और पशु को भी है। एक प्रजनन करना दोनों का अधिकार है, मानव को भी और पशु को भी है। खाना खाना दोनों का अधिकार है, मानव को भी है और पशु को भी अधिकार, दोनों का अधिकार है। वैसे हम लोग मानव अधिकार के बारे में देखते हैं, मानव राइट्स को देखते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो क्या है? मानव अधिकार मानव के प्राप्त है। मानव अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके प्राप्त है? तो मानव का अधिकार मानव को ही प्राप्त है। वही अगला पॉइंट इसमें, इनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। मानव अधिकार का प्रावधान यूएनए के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में प्रदान किया गया है। ये मानव अधिकार, जैसे मानव का भी अपना एक क्या है? सीमा है, उसका अपना एक अधिकार है। यहाँ पर यहाँ पर हमने देखा है कि प्राकृतिक में दोनों के बराबर अधिकार है। जितना पशु का अधिकार है बोलने का, घूमने का, प्रजनन करने का, दिखने का, उतना मानव का अधिकार है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मानव अधिकार में मानव अधिकार का प्रावधान यूएनओ मैंने यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ बोल रहे हैं। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैनेज करेंगे। यह 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। मतलब यूएनओ के द्वारा स्वीकार किया गया आपको मानव अधिकार के 10 दिसंबर 1948 को। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। हम लोग 2 अधिकार पढ़ चुके। एक पढ़े क्या चीज? प्राकृतिक राइट्स। एक पढ़े मानव अधिकार। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं जो आपका है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है क्या? पहली बात कि यह सिर्फ नागरिकों के लिए हुआ करता है। किसके लिए? यह नागरिकों के लिए। इसमें भी है जो अलग अलग भी दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स को बेसिक पहले देखते हैं, ये दोनों को मिलता है, लेकिन बहुत कुछ है जो इसको मिलता है सिर्फ नागरिकों को। बेसिक देखते हैं फंडामेंटल का। स्वर्गीय विकास, मतलब विकास कैसे होता है? तो लैंगिक विकास से, मानवीय विकास से, आध्यात्मिक विकास से। क्या इसके बारे में कहना चाहता है थोड़ा सा आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति मौलिक होती है, जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक होती है।
मौलिक अधिकार की जो प्रकृति होती है वो मौलिक अधिकार की प्रकृति मौलिक होती है, जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक होती है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स को बारे में बहुत पढ़ना है। जैसे आपका अधिकार, मौलिक अधिकार में आगे थोड़ा सा पढ़े तो मौलिक अधिकार आपको पहले 7 प्रकार का हुआ करता था। 7 में से जो आपको संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया और वो चल गया कानूनी अधिकार में चल गया। अब कहाँ चला गया वो उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। नहीं थोड़ा सा यहाँ पर ही देख लेते हैं। उसको मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था 19 का F देखने के लिए मिलता है। ई और 31 चल गया, 31 दोनों को हटा के कानूनी अधिकार 300 को फर्स्ट में रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि मौलिक अधिकार किसी देश के, आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार किसी देश के, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसएस से, तो उसको देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है नेचुरल ह्यूमन राइट्स से मिलकर होता है, मतलब कि प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार दोनों को मिला के ही क्या बनता है, फंडामेंटल राइट्स मिलता है। आगे आते हैं। देखिए यहीं पर अभी वही चीज़ को भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसी को भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। किसको पढ़ते आ रहे हैं, इसी के बारे में देखते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स के विशेष पढ़ेंगे। तो कानूनी अधिकार करने गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो कानूनी अधिकार में लीगल राइट्स के बारे में देखते हैं। किसी देश के सामान्य कानून के द्वारा किया जाता है, किसी देश के सामान्य कानून के द्वारा किया जाता है कानूनी अधिकार। जो अधिकार भाग 3 में नहीं दिया गया है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। जो आपको अधिकार भाग 3 में नहीं दिया गया है, अधिकार के बारे में कर रहे हैं, उसे कानूनी अधिकार। अगर कानूनी के भाग 3 में दिया है उसको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन भाग 3 में नहीं दिया है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार किसी देश के कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसी भी देश के कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे कानूनी अधिकार के 2 भागों में बांटते हैं। एक है कानूनी अधिकार को किस भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। 2 भागों में कौन कौन, एक कानूनी अधिकार को आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, मतलब इकोनॉमिकल राइट्स और पॉलिटिकल राइट। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स। तो नोट में देखते हैं, नोट में क्या लिखा गया है। नोट्स में लिखा गया है कि कानूनी अधिकार के प्राप्त करने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रावधान नहीं है। कानूनी अधिकार को प्राप्त करने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रावधान नहीं है। विश्व में, अगला पॉइंट देखें, नोट्स में लिखा हुआ था कानूनी अधिकार प्राप्त करने के सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। विश्व में मौलिक अधिकारों का विकास। अब हम थोड़ी मौलिक अधिकार कहते हैं। हम लोग चारों के बारे में, इसके बारे में पढ़ लिए, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लिए। चारों के बारे में आप देख लिए। जैसे आपका प्राकृतिक अधिकार क्या था, मानव अधिकार क्या था, फंडामेंटल राइट्स क्या है और मौलिक कानूनी अधिकार क्या है। अब हम लोग विशेष करके कहाँ चलेंगे, तो आप चलेंगे मौलिक अधिकार की तरफ। चलिए मौलिक अधिकार की तरफ क्या कहता है कि विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास। जैसे जानते हैं कि 1215 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के द्वारा एक मैग्ना कार्टा दिया गया था, और मैग्ना कार्टा को वहाँ पर सर्वोच्च और कार्टा को दस्तावेज का चार्टर कहा जाता है। ठीक है, यह लिखित दस्तावेज हुआ करता है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन ये मैग्ना कार्टा जो है ना, वो क्या है, लिखित है। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब वहाँ जो किंग जॉन था वो अपने प्रजा को चलाने के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून को ही क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, जो लिखित रूप से था। और वो मैग्ना को सर्वोच्च बोला जाता है और कार्टा को क्या बोला जाता है, चार्टर बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएसए, एक तो भी हम लोग देखे कि 1215 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के द्वारा लिखा गया है मैग्ना कार्टा। अब आगे देखते हैं कि 1887 मार्च 1789 में, नवासी है, मार्च 1789 में बिल ऑफ राइट्स आया। 1789 में यूएसए में मौलिक अधिकार लाया गया। मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। इसी को
मतलब कि बिल ऑफ राइट्स को यूएसए में मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स को यूएसए में मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह मौलिक अधिकार हमारा भारत में लिया गया है। यही पहले देखते हैं कि 1791 में इसी को बड़ा बना दिया जाता है। मेरी बहुत छोटा ही हुआ करता है, इसी को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। यही चलते कहा जाता है विश्व का पहला संविधान जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वो क्या है? यूएसए। विश्व का पहला संविधान जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है वो कौन सा देश है? यूएसए। अब थोड़ा सा देखते हैं इतिहास के बारे में। देखिए रहे तो फ्रांस के इतिहास से देख लेते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित हम यूएसए से देखें और फ्रांस को देखते हैं। अगस्त 1789 में चार्टर ऑफ राइट्स में मानव नागरिकों के लिए अधिकारों का दस्तावेज हुआ करता है। ये मानव को ये जो आया था फ्रांस में क्या था? चार्टर ऑफ राइट्स। ये मानव और नागरिकों के लिए अधिकार का दस्तावेज हुआ करता है। तो आपका ये सब थे मौलिक अधिकार का इतिहास। अब थोड़े से बात है भारत की ओर मौलिक अधिकार के इतिहास। भारत की ओर मौलिक अधिकार के इतिहास में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकार की मांग की थी, मतलब डिमांड किया था। कब? तो 1895 में ये स्वराज विधेयक जब पेश करते हैं इसी को बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स इसी को बोला जाता है जो इसमें मौलिक अधिकार का डिमांड किया गया था। क्या किया गया था? डिमांड। वही बात करते हैं कि 1925 में एनी बेसेंट ने एक कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। वही 1928 में हम लोग बात करते हैं कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जब पेश करते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स का मांग किया जाता है। और नेहरू रिपोर्ट जब पेश करते हैं ना उस समय अंग्रेज कौन था? तो वर्कर है। इसी को नेहरू रिपोर्ट जब पेश करता है इसी में स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज नेहरू रिपोर्ट में ही तो ये बोलता है क्या? वर्कर हैंड बोलता है कि आपको स्वराज नहीं दिया जाएगा। आपको एक शर्त पे दिया जाएगा स्वराज, जब आपकी पूरी पार्टी, जितने आपके देश में पार्टी है, राजनीतिक दल है, सभी लोग एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करके आएंगे तो हम क्या कर देंगे? स्वराज आपको दे देंगे। नेहरू रिपोर्ट को अच्छे से पूरा किया जाएगा। ठीक है। लेकिन सभी लोग यहाँ पर साइन करते हैं सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। और बहुत सारे व्यक्ति थे जो इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब। वो साइन नहीं करते तो मोतीलाल नेहरू शर्त हार जाते हैं और इनको स्वराज मतलब डोमिनियन प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकार का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकार का अग्रदूत, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब वीवीआई करें इस पॉइंट को कि नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकार का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, अग्रदूत भी कहा जाता है। अब आते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जानते हैं कि पटेल साहब कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसमें भी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वराज की मांग। आगे रखते हैं महात्मा गांधी 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मतलब सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेते हैं तो मौलिक अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन अंग्रेज क्या कर देता है? इनकार कर देता है। वही 1935 में भी कोई मौलिक अधिकार नहीं आया। 1935 तक का कोई मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया। 1945 में आगे देखते हैं कि तेज बहादुर सप्रू समिति आता है। तेज बहादुर सप्रू समिति आता है। इसमें दो चीज़ों की चर्चा किया गया। क्या क्या चर्चा किया गया? एक आपको किया गया मौलिक अधिकार के, ये किया गया कि राज के नैतिक निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए ये जो आपको नाम दिख रहा है यही मेरा नाम है। मेरा नाम है राहुल कुमार, जो हम यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश पर मौलिक अधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया मौलिक अधिकार को। ठीक है। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में भाग 3 में मैग्ना कार्टा
भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। भारत के संविधान में भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया, यहाँ तक जानते हैं। भारत के संविधान में बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? तो फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो यूएसए से लिया गया। आइए फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट में बात किए, किसमें आर्टिकल दिया गया होगा 12 से कहाँ तक पढ़ना होता है? 35 तक पढ़ना होता है, ठीक है। तो 12 से 35 तक पहला हम लोग पढ़ेंगे 12। आर्टिकल कितना पढ़ेंगे बहादुर लोग? 12 पढ़ेंगे, ठीक है। 12 में क्या दिया गया है? 12 में दिया गया है राज की परिभाषा। राज होता क्या है इसका परिभाषा दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज की परिभाषा। जैसे राज की परिभाषा में क्या बताएंगे? संघ कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चर्चा किया गया है कि राज की मतलब कि हमारा कानून, हमारा सरकार की परिभाषा दिया गया है। राज की कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में हम बताया कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय स्वशासन, इसी में अन्य प्राधिकरण कोष्ठ में लिखा गया है। इसे संविधान में व्याख्या नहीं किया गया, प्राधिकरण के बारे में संविधान में व्याख्या नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चर्चा है। अगर देखते हैं सोम प्रकाश बनाम भारत संघ 1891, सॉरी 1981, क्या लिखा हुआ है? 1981 लिखा गया है कि सोम प्रकाश बनाम भारत 1981। ये क्या था जी? हम लोग समझते हैं क्या था, इस समझेंगे कि ऐसे कोई भी संस्था जिसमें राज का संसाधन लगा है तो उसे राज कहते हैं। ऐसी कोई भी संस्था जिसमें राज का संसाधन लगा है उसे राज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया है, राज की परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। कोई भी संस्था का कार्यशैली सरकार वाली है उसे राज कहते हैं। ये भी एक पॉइंट आपको मिल गया। ये भी परिभाषा, राज की परिभाषा है कि कोई भी संस्था का कार्यशैली सरकार वाली है तो उसे भी राज कहते हैं। या न, कोई ऐसे चीज जो पहले सरकार के पास थी और उसे बेच दिया गया, फिर भी उनका भाग हो तो उसे राज कहते हैं। मतलब कि ये तीनों के तीनों, चारों के चारों, तीनों के तीनों क्या है? राज की परिभाषा है। ये जो आपको जो दिख रहा है राज की परिभाषा है, बहुत मस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज जो पहले सरकार के पास थी और उसे बाद में बेच दिया गया, फिर भी उसका भाग हो तो उसे भी राज कहते हैं। सोमनाथ वाला देखते हैं थोड़ा सा, सोमनाथ प्रकाश का, सोम प्रकाश बनाम के बारे में देखते हैं क्या है। नोट्स, सोम प्रकाश बनाम भारत संघवाद। इसमें क्या था? संसाधन के बारे में बात किया गया, कार्यशैली के बारे में चर्चा किया गया। नोट्स देखिए, ये सब आपको जो संस्था दिख रहा है, एनटीपीसी, CSIR, गेल, CICAR, यह सब भारत सरकार के सभी लोक सार्वजनिक उपक्रम है। मतलब कि क्या है? एक संस्था है, ठीक है। नोट, BCCI, यह BCCI नोट्स देखेंगे क्या है कि BCCI यह राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। यह राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। BCCI जो है राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। क्या है? तो न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आती है, परंतु यदि न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रही है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ध्यान देंगे, न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा में नहीं आती है, लेकिन राज्य की परिभाषा में नहीं आती है, लेकिन परंतु यदि न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रही है तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है देखेंगे। अनुच्छेद 12 या आपको पूर्ण रूप से क्या होता है सुनो। अनुच्छेद 12 सिर्फ यही बोलता है कि राज्य की परिभाषा, जैसे राज्य की परिभाषा में हम क्या क्या बोले, राज्य की परिभाषा में क्या क्या बोले, ये आपका मुख्य तथ्य राज्य की परिभाषा में कि राज्य की परिभाषा में बोला कि ऐसा कोई भी संस्था जिसमें राज्य का संसाधन लगा हो उसे राज्य कहते हैं। या कोई भी संस्था कार्यशैली कर रही है, कार्यशैली सरकार वाली है, उसे राज्य कहते हैं।
या आप कहते हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ जो पहले सरकार के पास थे और उसे बेच दिया गया तो फिर भी उसका भाग है तो रज कहते हैं। इस तरह से हम लोग समझे। आगे देखते हैं 13 देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कि राज्य ऐसा कोई विधि न नहीं बनाएगा जिसे मौलिक अधिकार को खत्म, कम, असंगत करती है, उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। यही लिखा गया है आर्टिकल 13 में। क्या लिखा गया है कि ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य मतलब सरकार ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिसे मौलिक अधिकार को खत्म या कम या असंगत करती हो, और बन भी जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? रद्द कर देगा। ठीक है। आगे 13 के बारे में राज्य और विधि कानून मतलब लिखा गया है। हम दो भागों में समझने के लिए इसे किए हैं। दो भागों में समझने के लिए हम लोग इसे किए हैं। ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है कि एक राज्य एक विधि लिखा है संविधान से पूर्व। ये राज्य जो संविधान से पूर्व आर्टिकल 13 के फर्स्ट कर रहा है। ठीक है। आर्टिकल 13 से फर्स्ट और संविधान से बाद है, मतलब संविधान से पूर्व संविधान से बाद है। संविधान से बाद वाला कानून का कहते हैं आर्टिकल 3 में क्या कहते हैं 13 के 3 में ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई आदेश, कानून, नियम, उपनियम, अध्यादेश, अधिसूचना सारे का चेक करने का काम ही कौन करता है? पूर्वावलोकन करने का काम ही कौन करता है? आर्टिकल 13 के 3 काम करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 13 का 3 काम करता है। ये बोल रहा है कि ऐसा मतलब 13 का ही भाग है, 13 को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसा कोई भी आदेश, कानून, नियम, उपनियम, अध्यादेश, अधिसूची सारे को क्या करने का काम करता है? चेक करके और पूर्वावलोकन करने का काम ही कौन करता है? आर्टिकल 13 में कौन सा 13 का 3 करता है। आगे देखते हैं 13 का 3 के बारे में और विशेष विशेष प्रकार के विधि की परिभाषा। अभी हम यहाँ पे बोले ना कि 13 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर 13 के बारे में, तो विधि की परिभाषा, विधि के बारे में 13 का 3 में दिया गया है। 13 का 3 में एक तो बोले राज्य की परिभाषा 12 में और विधि की परिभाषा 13 का 3 में। ठीक है। कानून, कानून की क्या बोल सकते हैं? विधि बोलते हैं। नियम, रूल्स, उपनियम, बाय रूल्स, अध्यादेश के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस, आगे अधिसूचना और ऑर्डर, आदेश, ये पूरा के पूरा हम क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद 13 के 3 में बात करते हैं। आगे देखिए संविधान संशोधन विधि की परिभाषा। वाट, यह वाट लगाया गया, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। देखेंगे संविधान संशोधन विधि के परिभाषा के बारे में बात करना है, तो थोड़ा सा हम लोग इस परिभाषा इस संशोधन से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है। जैसे शंकरी प्रसाद एवं भारत संघ 1951 के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन की विधि के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो शंकरी प्रसाद एवं भारत संघ इसमें क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, मतलब कि संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। जब संविधान संशोधन की बात किया गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं कुछ भूमि के क्षेत्र लेकर इस कानून के बारे में। ठीक है। संविधान संशोधन नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि हम नहीं मानते हैं कानून के, संविधान संशोधन विधि नहीं है। मैंने कहने का मतलब संविधान संशोधन विधि मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानता है कि संविधान संशोधन एक विधि है। जब मानवे नहीं किया तो संशोधन होगा तो नहीं होगा। वही आगे पढ़ते दूसरा संशोधन सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको विधि को भी संशोधन नहीं मानता। संविधान देखो विधि को भी संविधान का संशोधन नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान विधि नहीं है, संविधान करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन विधि नहीं है, जब नहीं है तो संशोधन भी नहीं कर सकते, विधि मान भी नहीं सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, हो सकता है आपको एक बार समझ नहीं आया होगा क्या कहना चाहते हैं। देखेंगे बोलता है कि शंकरी प्रसाद एवं भारत संघ 1951 सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि संविधान संशोधन जो है वो विधि अधिकार विधि नहीं है, विधि कानून नहीं है। कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोला कि विधि नहीं है तो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला तो क्या उसको संशोधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
वही चीज़ इसी यही विधि के बारे में तीनों जगह लिखा गया है। वही सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 65 में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट है तो खुल्लम खुलेआम कह देता है कि संशोधन विधि नहीं है। आगे आइए गोलकनाथ के बारे में देखते हैं। गोलकनाथ एवं पंजाब 1967 में क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधि के परिभाषा के अंदर आती है। गोलकनाथ के जमाने में बोल दिया कि आती है, ठीक है। क्या बोल दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत आती है। वही इंदिरा गांधी ने रद्द कर दी और 24वें संविधान संशोधन 1971 कर दी और 13 फोर जोड़ दिया और लिखा संविधान संशोधन विधि के परिभाषा में नहीं आती है, नहीं है तो न्यायपूर्वलोकन नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब है कि गोलकनाथ एवं पंजाब वाला जो केस आता है इसे बोलते हैं कि संविधान संशोधन विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसमें तो बात दे दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट को दे दिया गया तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री तुरंत ही मोहर मार दी, संशोधन कर दी संविधान में। क्या संविधान संशोधन कर दी ना, 24वें संविधान संशोधन खत्म कर दी और तुरंत एक नया वर्ड जोड़ दिया गया। आर्टिकल कितना जोड़ दिया गया, 14 का 4 जोड़ दिया गया। 13 का 4 जोड़ दिया गया और उसमें तुरंत लिखवाया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा नहीं है। जब नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, न्यायपूर्वलोकन भी नहीं हो सकता है, ये डाल दिया। वही अब आते हैं हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में। ये क्या बोलते हैं कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये विधि के बारे में झगड़ा चल रहा था तो केशवानंद भारती केस वापस जमा करते हैं कोर्ट में। तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है कि संविधान में संशोधन कर सकते परंतु जो संविधान का मूल ढांचा है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने मिर्नवा मिल्स बाद में भी 1980 में भी यह निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधन भी न्यायिक पूर्वावलोकन के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये बोल दिया गया और इसमें नहीं बोला गया लेकिन इसमें बोल दिया गया। नोट पढ़ते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिलिटी मतलब के बारे में बात करते हैं कि एक कानून है, एक कानून और फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे लिखा गया है कानून का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, सिर्फ वही हिस्सा कानून से पृथक करके रद्द किया जाएगा, पूरा कानून को नहीं। ये कहने का मतलब बोलते हैं एक कानून है, ठीक है। यहीं पे समझाते हैं, यहीं पे देखें समझेंगे कि आपका ये कानून है, एक लॉ तो लॉ में थोड़ा सा लॉ में यहाँ पर इतना फंडामेंटल राइट्स का पालन करता है, तो इसके चक्कर में पूरा इसको तो रद्द नहीं कर सकते हैं। यही बोलता है कि कानून का वह हिस्सा जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, सिर्फ वही हिस्सा कानून से पृथक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटाकर रद्द कर सकते हैं, किया जाएगा। परंतु पूरा कानून इतना के चक्कर में इसको पूरा का रद्द हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वही एक और अलग आता है कि ग्रहण का सिद्धांत क्या कहते हैं कि कानून संविधान से पहले वही कहेंगे संविधान के बाद, कानून संविधान से पहले इसका हिस्सा वो करता। देखिए लिखा गया है इसके बारे फिगर के बारे में लिखा है, यदि कोई कानून संविधान से पूर्व का है, मतलब आर्टिकल कितना है 13 का फर्स्ट है, तो मौलिक अधिकार उसे अपनी छाया से ढक लेती है। बोल रहा है कि यदि कोई कानून संविधान से पूर्व का है, संविधान से पूर्व करने का मतलब अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 बोल रहे हैं, अनुच्छेद 13 का 1 है, तो मौलिक अधिकार उसे छाया से क्या कर लेती है, इसको ढक लेती है,
ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, सॉरी आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ते हैं, विधि के समझ समानता। आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ते हैं, विधि के समझ समानता। हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग यहाँ से 6 को अधिकार के बारे बारे से हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ लेंगे आपको विधि के समझ समानता, आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता की समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक के बारे में, तथा संवैधानिक के बारे में। कुल मिला के कितने पढ़ेंगे हम लोग अधिकार? 6 अधिकार पढ़ेंगे। चलिए हम लोग 14 हम लोग कल से शुरू करेंगे। आपको 14 अभी हम 12 से लेकर 13, 12 और 13 के बारे में क्लियर किए। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमको ये डाउट है। ठीक है, ये डाउट के बारे में आपको समझाया जाएगा। चलिए, आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे। जय हिंद।